सुनने वाला नदीम हो जाए। अब मैं मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद तालिब साहब, प्रोफेसर मौलाना आज़ाद बीएड कॉलेज बीदर से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो इस मुहिम के मौजू की असास पर आप अपने ज़रीन ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद करें। जनाब डॉक्टर मोहम्मद तालिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पे मौजूद तमाम इज़्ज़तमान तालीम से जुड़ी हुई अशख़ास और बीदर आयता के तमाम मेंबरान और जितने भी इस कमेटी के पासबादारान हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। दर्स और तदरीस बहुत ही अहम चीज़ें हैं और सभी जानते हैं कि दर्स क्या है और तदरीस क्या है। दर्स में तदरीस छुपी हुई होती है। अब दर्स के कई तरीक़े हैं जिसको हम लोग शुरू से ट्रेडिशनल मेथड के एतबार से हम शुरू से करते चले आ रहे हैं, लेकिन जनरली दर्स जो है वो बदल रहा है, बदलता चला आ रहा है। जैसे शुरू में सबसे पहले था कि बाइपोलर एजुकेशन इज़ ए बाइपोलर प्रोसेस, जिसके अंदर हम सिर्फ उस्ताद और तलबा व तालिबात से ताल्लुक़ कायम करते थे। उसके बाद ये चेंज हुआ, ट्राइपोलर हो गया। ट्राइपोलर में भी हम जब एजुकेशन की बात करते थे, टीचिंग एंड लर्निंग की बात करते थे, इस प्रोसेस की बात करते थे, तो सिर्फ 3 चीज़ों की इसमें शमूलियत थी। एक करिकुलम की शमूलियत थी, दूसरे उस्ताद की शमूलियत थी और तीसरे जो है तलबा व तालिबात। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपस में बहुत ज़्यादा हम आहंग हैं, बहुत ज़्यादा एक जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के ऊपर मुनहसर हैं। हल्के हल्के बातें बदलती गई, वक्त बदलता गया और अब जो एक वक्त आया उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किसको अहमियत दी? असातिज़ा को अहमियत दी। वक्त फिर बदला और असातिज़ा से हम स्विच ओवर हो गए करिकुलम के ऊपर। हमने करिकुलम को पहला पिलर माना, हमने कहा कि फर्स्ट पिलर इज़ द करिकुलम, कि हम जैसा चाहें बच्चे को बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे माहिरीन हैं, सभी ने कहा कि हम जिस तरीके से चाहें बच्चे को बना सकते हैं, उसका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फिर चेंज आया और इस बात को हमने डिनाई किया कि नहीं, हम बच्चे को उसकी मर्जी के मुताबिक ही आगे हम इन्हांस कर सकते हैं, अदरवाइज इन्हांस नहीं कर सकते। आवाज़ आ रही है ना लास्ट तक? अब बड़े बड़े खामोश से हैं। जनरली देखिए, मैं भी आप ही लोगों में से हूँ, उस्ताद हैं आप तमाम लोग, मैं भी आप लोगों के साथ ही शरीक हूँ। तो एक जोश और वलवला उस्ताद के अंदर होना चाहिए। जैसे टीचर्स की, जो टीचर की फुल फॉर्म है ना, वो भी हमें टैलेंटेड, डेलीगेंट और एक्टिव वगैरह वगैरह। तो तमाम जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों को अपने कोऑर्डिनेशन को कायम रखना है। जब हम अगर यहाँ पर भी हम जोश और बुलबुले के साथ, अभी मैं देख रहा था कि डाइस पे सभी लोगों का पैर मुक़द्दम किया गया, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। क्यों साहब? एक जोश बुलबुला होना चाहिए ना। और ये तकलीफ ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा भाई हम लोगों के लिए क्या है, एक उस्ताद के लिए अगर उसको स्टेज पे बुलाया जाए और कहा जाए कि सर कुछ बोलिए, दैट इज़ एनफ। हाँ, तो यहाँ पर एक जोश और बलबला होना चाहिए। देखिए आजकल जो मैंने बताया कि ट्राइपोलर जो चेंजेस हो रहे हैं, अब क्या हुआ कि हमने करिकुलम को साइड किया। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग।
अब हम कह रहे हैं कि जो शागिर्द है ना, उसके एतबार से हम लोग अपने क्लासेस को, अपने टीचर्स को बनाएं। जो मकासद हैं हमारे सोसाइटी के, जो मकासद हैं, उन मकासद के एतबार से हम करिकुलम को डेवलप करते हैं। लेकिन करिकुलम अब सेकेंडरी हो गया। हाँ, अब क्या है, बच्चे के हमें देखना है कि कैसे वो एडजस्ट होगा, कैसे वो सिक्योरिटी हासिल करेगा। आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में कितने करिकुलम के बोर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। There are 10 बोर्ड्स। हाँ, किसी ने नाम सुना है आईबी करिकुलम का? इंटरनेशनल बकलरेट करिकुलम। किसी ने नाम सुना है? सबसे ज्यादा जो पसंद किए जा रहे हैं कॉलेजेस, जो स्कूल्स, इंटर स्कूल तक, वो कौन से करिकुलम हैं? CISE। हाँ, कैम्ब्रिज। मालूम है, यानी कि हम चेंज हो रहे हैं। अब ये आईबी करिकुलम और CISE क्या है, ये क्यों सबसे ज़्यादा मशहूर हैं? इन स्कूलों में जो इन स्कूलों में आप अगर बच्चों की फीसेस देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर उनका 7 लाख से स्टार्ट है, 7 लाख से स्टार्ट है, और उसके बाद कहाँ तक पहुँचता है? 25 लाख तक। और कभी भी आप कहीं पर उनका ऐड नहीं देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर है, 150 कंट्रीज में चल रहा है। इंडिया इज वन ऑफ देम। आईबी करिकुलम 144 कंट्रीज में चल रहा है, इंडिया इज वन ऑफ देम। हाँ, यानी कि इंडिया में ऐसे लोग हैं जो अपने फर्स्ट क्लास के बच्चे को 7 लाख पर एनम पे कर रहे हैं, और 25 लाख तक। अगर आप फुल बोर्डिंग स्कूल लेंगे तो 25 लाख है उसका। और ऐसे स्कूल्स हैं तो वहाँ सैलरी टीचर्स की क्या होगी? हम अपने बीएड के बच्चों से कहते हैं कि देखो, तुम्हें प्राइवेट नहीं तो सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। जो नौकरी के आज के एस्पेक्ट के जो हमने कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो हम कह रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो प्राइवेट। सबसे पहले आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएं, उसके बाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को देखें। बाकी फिर बचते हैं तो काफ़ी सारे आपके पास एस्पेक्ट्स रहते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जनरली क्या है? मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों से लेना चाहता हूँ। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? कोई एक बताएं भाई। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तभी तो लर्निंग होती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? कोई एक सोर्स बता दीजिए इंफॉर्मेशन का प्लीज। गूगल, टेक्स्ट बुक्स, हाँ, टेक्स्ट बुक हो गए, गूगल्स हो गए, और बहुत सारे इंटरनेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर ए लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज? कोई एक नॉलेज का सोर्स बता दीजिए। कोई एक नॉलेज का सोर्स। देयर इज नो सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट यू। अगर आप जो है, आपकी नॉलेज सेंसेस है ना, देयर आर 5 सेंसेस। हाँ, नॉलेज सेंसेस हैं। जब हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज के अंदर प्रोसेस कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, तब जाके नॉलेज क्रिएट होती है। तो एक टीचर को जो सोर्सेज है ना, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है विद न्यू टेक्निक्स, इनोवेटिव टेक्निक्स आर देयर। हाँ, देयर आर मेनी एक्टिविटीज आर देयर। हाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। मैं एक एक्टिविटी करना चाहूँगा, अगर इजाज़त है आप लोगों की यहाँ पर। हाँ, कोई एक साहब सामने आ जाए प्लीज़। कोई एक साहब, कोई भी टीचर सामने आ जाए प्लीज़। कोई भी एक आ जाए सामने। कोई भी एक सामने आ जाए प्लीज़। हाँ, थैंक यू। देखिए, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों के पास? आ रही है। देखिए, हम दोनों आवाज तो आ रही है। देखिए, एक बस छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा था मैं। तो मेरी आवाज तो वैसे भी पहुंचेगी, बस एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो आप जरा गौर कीजिएगा। कि किस तरीके से हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो प्लीज। सर, रेज
your hand. Hold your arm. Hold your arm. Hold your arm. And I just want to shake a hand with you. No, this is what I want to shake a hand with you. Huh? There is a communication gap. Huh? There is a communication gap ना? Yes, yes. Okay. कोई और आना चाहेंगे? कोई और? कोई और? मैं आता हूँ सर, आ जाए। Listen and observe. Hold your arm. Hold your shoulder. And I just want to shake a hand with you. What is the difference between this communication and that communication? Huh? Okay, thank you. What is that, sir? देखिए, एक बार हम लोग जब हमने काम किया तो उसमें नाकाम रहे, हाँ, बिकॉज देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप। हाँ, क्या हुआ, क्या कमी थी, कोई बता सकते हैं कि क्या कमी थी? कोई बता सकते हैं क्या कमी थी? हाँ, राइट। जब हमने कहा कि रेज योर हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, और जो मेरे सामने खड़े होंगे उनका लेफ्ट हैंड क्या होगा, वो राइट होगा। हाँ, नहीं ना? तो उन्हें भी अगर लेफ्ट हैंड, जैसे साहब ने किया, उन्हें भी लेफ्ट हैंड रेज करना, उन्हें भी लेफ्ट हैंड रेज करना। हाँ, और उसके बाद क्या होगा, आप पकड़िए और सीधे सीधे आप उस एक्टिविटी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक्टिविटी करने के बाद हम लर्निंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, और उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना, इफेक्टिव मौसर कम्युनिकेशन होना भी लाजमी है। अब कम्युनिकेशन के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, हाँ, जिसमें मीडियम्स हैं, जिसमें हमारा सेंडर्स है, जिसमें हमारे चैनल्स हैं, जिसमें हमारे आउटपुट होते हैं, जिसमें हमारा रिट्रीवल सिस्टम है, जिसमें हमारा मेमोरी सिस्टम है, जिसमें प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, उसके बाद मेमोरी बैंक है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो प्राइमरी मेमोरी जाता है। अगर हमारी नीड, हमारे एम्स, हमारी ज़रूरतें नहीं होंगी वहाँ मुहैया, तो क्या होगा, वो प्राइमरी मेमोरी से ही स्विच ओवर करके निकल जाएगा जो आइडिया है। अगर वो आइडिया एम्स के ऊपर बेस्ड है, हमारे फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, हमारी नीड के ऊपर बेस्ड है, तब वो प्रोसेस होगा। जब वो प्रोसेस होगा, तब जब प्रोसेस हो रहा होगा ना, तो हम अपने मेमोरी बैंक से प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से उसको कोरिलेट करेंगे, और कोरिलेट करने के बाद ही फिर हम उसको आउटपुट देते हैं, यानी कि आउटपुट देते हैं तो आउटपुट जो होता है वो फीडबैक होती है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब ये जो प्रोसेस कर रहा है, कौन कर रहा है? टीचर नहीं कर रहे, ये स्टूडेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को हमें गाइड करना है, मोल्ड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हम लर्निंग कर रहे हैं हमें उसे जस्ट पलट देना है। हमें क्या करना है, फ्लिप कर देना है उसको, फ्लिप लर्निंग करना है। फ्लिप लर्निंग मीन्स अब हमें कंटेंट जो है वो पहले बच्चे को दे देना है, और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर एडजस्ट कर देना है ब्लेंडेड मोड के थ्रू। ब्लेंडेड मोड के थ्रू उसको हमें एडजस्ट कर देना है। बच्चा जब वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जब हमारे सामने आएगा, तब फिर हम उसके जो शक व शुबहात हैं वो दूर करें। यानी कि लर्निंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बुक लेके आते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, और वो बुक पे फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ, दिस इज नॉट द वे राइट नाउ। हाँ, क्यों? क्योंकि आज का बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जितने साल का बच्चा है वो उतना हमसे बड़ा है। अगर हम 40 इयर्स के हैं और बच्चा 10 इयर्स का है, इसका मतलब वो हमसे 30 इयर्स जो है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के ज़माने में पैदा हुआ। आप देखते हैं 2 साल का बच्चा यूट्यूब खोल के वीडियो देखना शुरू कर देता है। मोबाइल आपका बंद पड़ा हो, आपका अंगूठा लेगा और वो स्क्रीन पे लगाएगा और वो अपना यूट्यूब लगाना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमें तो नहीं मालूम था। इसका मतलब वो हमसे बड़ा है।
पेरेंट्स आज बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, पेरेंट्स क्या हैं, वो अवेयर हैं। हाँ, पेरेंट्स अवेयर हैं, उनको सारा मालूम है कि स्कूल्स में अगर कोई भी, हम सब भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं बच्चों के, अगर हम लोग नहीं करते ये काम तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो भी पेरेंट टीचर मीटिंग है उसमें हमें जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको बताना चाहिए कि हर रोज बच्चे के साथ कम से कम 15 से 20 मिनट आपको देना है अलोन। सारी की सारी एक्टिविटीज पूछना है कि क्या हुआ कॉलेज में और क्या नहीं हुआ, किससे किस तरीके की बातें हुई, किससे किस तरीके की बातें नहीं हुई, पूरी फीडबैक उससे लेनी है। उसके बाद आपको रिजल्ट जो है सामने नजर आएगा। देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल भी 4 तरीके का होता है। आमतौर पर 4 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं ऑटोक्रेटिक। जो क्या करते हैं, ऑटोक्रेटिक होते हैं और वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करना है तुम्हें। सुबह 7 बजे उठना है, 7 बजे के बाद स्कूल जाना है, जिस तरीके से काम करना है वही काम सारे के सारे आपको करना है। दूसरे होते हैं अथॉरिटेरियन। वो क्या करते हैं, बच्चे से डिस्कस करते हैं, कितने बजे तुम्हारा स्कूल लगता है, कितने बजे प्रेयर होती है, कितने बजे तुम्हें वहाँ पहुँचना है। तीसरे होते हैं डेमोक्रेटिक। कहते हैं अच्छा बेटा आज स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। तीसरे होते हैं सबमिसिव। वो अगर बच्चा कहेगा चलो पापा, तो वो कहेंगे ठीक है, गाड़ी उठाएंगे, चलो कहाँ चलना है। अब वो उससे पूछेंगे कहाँ चलना है, वो कहेगा फुटबॉल ग्राउंड में, तो वो फुटबॉल ग्राउंड में जाएंगे। तो ये 4 तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल, वो भी आपको चेक करनी है। सारे पेरेंट्स करते हैं। और अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं बच्चे के साथ। तो आज हम बच नहीं सकते बगैर पढ़ाए बच नहीं सकते। बच्चा पूरी फीडबैक घर पे देता है और घर पे देने के बाद वो पूछता है कि पापा अब मुझे आगे क्या करना है। टीचर से पूछता है, टीचर से घर की और घर से टीचर की। यहाँ क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। उसमें आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अगर आप अब इंफॉर्मेशन को सही से प्रोसेस करना नहीं सिखा रहे हैं तो वहाँ फंस जाएंगे। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड थे, आज हम उनको स्किप कर रहे हैं, उनको छोड़ दें। आज जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, आज हम उनका इस्तेमाल करें। पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट को बताएंगे कि ये कंटेंट है, ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप इसको मैनिपुलेट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लेकर आएंगे हमारे पास होम असाइनमेंट। कल को जब दूसरे दिन बच्चा आएगा तब हम उससे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बच्चा नहीं आएगा ना, पूरा क्लास डिस्कस करके आएगा। आपके जाने से पहले यकीन मानिएगा कि उस टॉपिक के ऊपर 10 से 15 मिनट बात हो चुकी होगी। जितनी देर खाली रहेगा बच्चे वो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको क्या करना है कि लर्निंग को फ्लिप्ड कर देना है। उसके साथ ही आपको जो टेक्नोलॉजी है ना उसका इस्तेमाल करना है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो करना है, अब टेक्नोलॉजी देखिए 2 तरीके की होती है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है आप लोग सब जानते हैं। कि टेक्नोलॉजी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो ऑडियो इंस्ट्रूमेंट हो, वीडियो इंस्ट्रूमेंट हो या कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसके अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन से हम लोग दूर हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन से हम लोग दूर हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, एक कंटेंट है ना, एक कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्लासरूम में 3 मरहले होते हैं। 3 मरहले होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। अब प्री एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, हमें तैयारी करना है, जिसमें हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं एक मैसेज बनाने के लिए, और उस मैसेज को हम डिफरेंट मीडिया से कोऑर्डिनेट करते हैं और करने के बाद फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं इंटरेक्टिव फेज में। जब इंटरेक्टिव फेज में हम प्रेजेंट कर देते हैं, हमने अपनी तरफ से हमारे एफर्ट्स पूरे हो गए।
उसके बाद में पोस्ट एक्टिव फेज आता है जहां पर इवैल्यूएशन होता है आपका भी और उस स्टूडेंट का भी, तमाम लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। और आप जो इवेलुएट करते हैं तो आप अपने आप को भी देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया था और उसका रिजल्ट क्या आया। जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या नॉलेज में कन्वर्ट हुई। अभी मैं कह दूं कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के ऊपर हमला हो गया, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे आप, फौरन मोबाइल देखेंगे, गूगल पे डालेंगे वगैरह वगैरह, लोगों से पूछेंगे कि क्या है, क्या सिस्टम हुआ, है ना। जब आप दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ हमला हुआ, हाँ तो क्या करेंगे, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने के बाद ही आप वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो फेसेस हैं वो आपको देखने हैं। उसके बाद क्या होता है, लेवल्स, कौन कौन से लेवल की आप टीचिंग कर रहे हैं। देखिए 3 तरीके के बच्चे होते हैं हमारे यहाँ। एक जो बिलो एवरेज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एनपीसी कर्व है उसके अंदर वो -+1 सिग्मा के बाहर रहते हैं। हाँ, तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए हम मेमोरी लेवल टीचिंग लेते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग लेते हैं। उसके बाद दूसरे हमें एवरेज होता है तो हम उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल लेते हैं। जो +2 और मोर देन 2 सिग्मा के ऊपर होते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, प्रॉब्लम सर मॉरिसन का बहुत अच्छे वो हैं मॉडल्स हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम अपनी टीचिंग के मराहिल को भी 3 अदवार में तकसीम करें। एक जो चीज़ें होंगी वो किसके लिए होंगी, एवरेज बच्चे के लिए, बिलो एवरेज बच्चे के लिए। दूसरे जो होंगी वो एवरेज और आपके जो सुपीरियर बच्चे के लिए होंगे। और तीसरी जो टेक्निक्स होंगी वो जीनियस बच्चे की। अब आपको कोऑर्डिनेट करना है कि तीनों को हम कैसे करें, ये आपको बताएगा कौन, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हाँ, जिसमें फोकस है, सिंटेक्स है, सोशल सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है। इसको आपको देखना है कि फोकस हमें किस चीज़ के ऊपर करना है। हाँ, सिंटेक्स में क्या क्या चीज़ें मर्ज करनी है, सोशल सिस्टम उसके अंदर हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन से मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। हम बहुत बड़े टीचर हैं, हम पढ़ के आए हैं, हमने बीए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, एमए भी कर लिया, एमएड भी कर लिया, रिसर्च भी कर ली, एमफिल भी कर लिया, रिसर्च सारे कर लिए। लेकिन अगर हम ये बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम जो स्टूडेंट है उसके लेवल के ऊपर जाके नहीं सोचते हैं, उसके लेवल को नहीं परखते हैं, तो क्लासरूम में हमारी मौजूदगी बेकार है। बच्चा इतना पढ़ के खुद ही आता है, पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं आज। हाँ, तो जनरली मेन क्या है कि हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर, ब्लेंडेड मोड के ऊपर, और हमें अपनी टीचिंग को चेंज करना है, फ्लिप्ड कर लेना है इंशाल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक्टिविटी जो होंगी वो भी ज़्यादा बेहतर रहेंगी। और जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है उसको ज़रूर हम देखें कि आखिर जो बच्चे को पहली फौकियत दी गई है, पहला हमें स्थान दिया कि हमने बच्चे को लर्निंग के लिए, वो क्यों दिया है। तो बच्चा आज इम्पोर्टेंट है, बच्चा है तो हमारा वजूद है, बच्चा नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। ये ध्यान रखिए बहुत अच्छे से कि बच्चे के लेवल के ऊपर जाके, बच्चे के मकासद, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की तालीम, बच्चे की लर्निंग के ऊपर हमें पूरा वक्त देना है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और फोकस करने के बाद हमें आउटपुट ज़रूर देखना है। जितने भी सेंट्रल स्कूल्स हैं उसमें रिजल्ट देखे जाते हैं और देखने के बाद कहा जाता है ये बच्चा फेल क्यों हुआ, आप रिपोर्ट बना के दीजिए। तो आज हमें भी देखना है कि बच्चा जो है क्यों फेल हो रहा है, कहाँ पर कौन सी कमी आ रही है। इसके लिए हम लोग कौन हैं, हम लोग एक मशाविर भी हैं, हम लोग एक काउंसलर भी हैं। काउंसलिंग 3 एस्पेक्ट में करनी चाहिए। एक जो फ्यूचर एस्पेक्ट है उसमें करनी चाहिए, एक प्रेजेंट एस्पेक्ट में करनी चाहिए, और तीसरा फॉलोअप ज़रूर करना चाहिए। फॉलोअप हम लोग जैसे लास्ट ईयर के बच्चे निकल गए तो हम फॉलोअप नहीं करते, तो फॉलोअप सर्विसेज ज़रूर करनी चाहिए इंशाल्लाह। इन चंद वक्त की थोड़ी सी कमी है शायद, इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम पसंद करूँगा। जो बोर्ड की मैंने बात की है वो मैं डिटेल में लाया था कि कौन कौन से बोर्ड्स हैं, उनके एम्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे
कि आप तमाम बोर्ड्स को ज़रूर पढ़ लें और उसमें डिफरेंशिएट कर लें कि वो बोर्ड्स क्यों मशहूर हैं और ये प्राइवेट बोर्ड और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड और स्टेट बोर्ड जो हैं इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं और आगे फ्यूचर जो है वो किन बोर्ड्स का है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।